हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कुमार एकेडमी। आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में कराने वाले हैं गर्मा गर्म मसालेदार क्वेश्चन, जिसका टॉपिक का नाम है लोकतंत्र में सत्ता की सरदारी। पॉलिटिकल का है, चैप्टर 1 है और ये क्लास 10th का है। सोशल साइंस बोल सकते हैं, सामाजिक विज्ञान बोल सकते हैं। क्लास 10th लोकतंत्र में सत्ता की सरदारी। और ये पहला टॉपिक है, बिहार बोर्ड का है, जो कि गर्मा गर्म मसालेदार क्वेश्चन, एकदम हॉट क्वेश्चन कराएंगे। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन को एकदम लास्ट जरूर देखिएगा। लोकतंत्र में सत्ता की सरदारी, इसलिए आप वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों फ्रेंडों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए यहाँ से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने ये आ गया कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, वंश, जाति या स्थान के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव का निषेध है। यानी कि आप किसी को धर्म के आधार पर कहीं जाने से रोक नहीं सकते हैं, कोई वंश को रोक नहीं सकते हैं, कोई जाति को रोक नहीं सकते हैं कि कोई स्थान पर जाएगा कि नहीं जाएगा, आप उसको रोक नहीं सकते। ये संविधान का कौन सा अनुच्छेद में कहा गया है? तो ये अनुच्छेद 15 है। अनुच्छेद 15 में है कि हम किसी को धर्म के आधार पर, किसी को जाति के आधार पर, किसी को वंश के आधार पर, हम कोई भी जाति स्थान पर किसी भी भेदभाव नहीं कर सकते हैं। समझ में आ गया? तो क्वेश्चन नंबर का आंसर हमारा बी द राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 15। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, क्या कहता है कि क्षेत्रवाद की भावना एक कुप परिणाम है। क्षेत्रवाद की जो भावना है एक कुप परिणाम है। ये क्या कह रहा है? तो ये कह रहा है अलगाववाद, सीधे अलगाववाद, यानी कि अलगाववाद नहीं, इसको अलगाववाद बोलेंगे। जब क्षेत्रवाद की जब भावना को परिणाम का स्रोत होता है तो अलगाववाद, हमें किसी के साथ अलगाववाद नहीं करना चाहिए, किसी को अलग नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया कि ब्रुसेल्स में 80% लोग किस भाषा को बोलते हैं। ब्रुसेल्स देश है जहाँ पे लोग जो है 80% भाषा बोलते हैं। तो कौन सी भाषा बोलते हैं? फ्रेंच बोलते हैं। कौन सी भाषा? फ्रेंच। और हम लोग के भारत में हिंदी को बढ़ावा देना चाहिए, तो लोग सब हिंदी को ही भूलते जाते हैं, क्योंकि हमारा राजकीय भाषा हम लोग को हिंदी हो जाना चाहिए, क्योंकि हमारे देश का जो भाषा होना चाहिए हिंदी। लेकिन हमारे देश का जो अलग अलग क्षेत्र में सभी भाषाएं अलग है। कोई देश का लोग यहाँ पे भी आएगा तो उसको समझना पड़ेगा, उससे सब भाषा तो समझ में नहीं आएगा। महाराष्ट्र में जाएगा तो मराठी बोलेगा, गुजरात में गुजराती बोलेगा, पंजाब में पंजाबी बोलेगा। और बिहार एक ऐसा राज्य है जिसमें न गुजराती मराठी, इसमें हिंदी भी बोल लेता है, भोजपुरी भी बोल लेता है, इंग्लिश भी बोल लेता है, सब समझ में आ जाता है। लेकिन ब्रुसेल्स में 80% लोग जो है भाषा बोलते हैं, फ्रेंच भाषा बोलते हैं। समझ आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि मराठी मनुष्य का विवाह निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। मराठी मानुष का जो विवाह है ये संबंधित है किससे? तो मराठी से ही संबंधित है। भाई, मराठी का विवाह मराठी से होगा, कोई दूसरे राज्य से, कोई दूसरे सेना से नहीं होगा, गुजराती से नहीं होगा, राजस्थानी से नहीं होगा, वो महाराष्ट्र से ही होगा। सॉरी, हम मिस्टेक यार, विवाह बोल दिए। विवाद है, क्या है? विवाद है, यानी कि मराठी मनुष्य का विवाद निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? ये महाराष्ट्र से। सॉरी यार, विवाह और विवाद में देखिए थोड़ा सा अंतर है, हम विवाह समझ लिए। सॉरी, यहाँ पे विवाद होगा, ठीक है? क्या होगा? विवाद। तो ये महाराष्ट्र से, मराठी का मनुष्य का विवाद है, महाराष्ट्र से। अगला क्वेश्चन है कि सांप्रदायिक राजनीतिक आधारित होती है। सांप्रदायिक राजनीतिक आधारित क्या होता है? तो ये धर्म होता है। धर्म में क्या होता है? राजनीति भी होता है, सांप्रदायिक भी होता है, सभी चीज़ धर्म पर आधारित ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि 1967 ईस्वी तक भारतीय राजनीतिक में निम्नलिखित में से किसका वर्चस्व रहा था। मतलब 1967 ईस्वी तक भारतीय राजनीतिक में निम्नलिखित में से किसका वर्चस्व रहा था? तो ये रहा था किसका? ये रहा था स्वर्ण का। किसके रहा था? स्वर्ण का रहा था, यानी कि इधर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये आया कि भारत में समाज सुधारक आंदोलन में निम्नलिखित में से किसका योगदान है। भारत में जो समाज सुधारण आंदोलन हुआ था, इसमें किसका योगदान अहम होगा? जैसे कि ऑप्शन है ज्योतिबा फुले, महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, या इसमें से सभी। तो भारत में समाज सुधारण की अगर बात करा जाएगा तो इसमें आपका ज्योतिबा फुले भी थे, महात्मा गांधी भी थे और भीमराव अम्बेडकर थे, यानी कि उपयुक्त में से सभी आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये आ गया कि संप्रदायवाद संबंधित है। संप्रदायवाद संबंधित है, किससे संबंधित है? तो यह है धार्मिक कट्टरता से। क्या है? धार्मिक कट्टरता से ही संप्रदायवाद का विघटन हो जाता है, नाश हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में देश के सभी नागरिक को स्वतंत्रता का मूल अधिकार दिया गया है। मतलब कौन सा ऐसा अनुच्छेद है, कौन सा अनुच्छेद की भाग है जिसमें सभी नागरिक को आज़ादी का मूल अधिकार दिया गया है? स्वतंत्रता है, कहीं जाने का, आने का, खाने का, पीने का, मौज मस्ती करने का आज़ादी दिया गया है। तो ये संविधान के कौन सा अनुच्छेद में कहा गया है? तो ये अनुच्छेद मेरा 19 कहता है कि हमें स्वतंत्रता का अधिकार है। किसका अधिकार है? हमें, कोई भी नागरिक हो या कोई भी जात हो, धर्म हो, हमें सभी को स्वतंत्रता की अधिकार है, यानी कि आज़ादी का अधिकार है। तो ये संविधान के अनुच्छेद नंबर 19 में कहा गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धर्म, वंश, जाति या जन्म स्थान के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव का निषेध किया गया है। मतलब भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में
या धर्म हो, वंश हो, जाति हो, जन्म स्थान हो, इस पर ना निषेध लगाया गया है, रोका गया है कि इस पर कोई भी चीज़ टिप्पणी नहीं करेगा, ये बात नहीं करेगा और उसे अपमान नहीं करेगा। तो ये अनुच्छेद मेरा हो जाएगा 15। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 15 को निषेध किया गया है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है कि वर्ण व्यवस्था का व्यवस्थित स्वरूप है। वर्ण व्यवस्था का व्यवस्थित स्वरूप क्या हो जाएगा? तो मेरा स्वरूप यही हो जाएगा, एक समाज में वर्ण व्यवस्था बनाया गया, न कि जाति धर्म बनाया गया। वह जन्म व्यवस्था क्या था? तो वर्ण व्यवस्था था ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र था। अब इस लोग को जाति में बांट दिया गया कि ये शूद्र है, ये वैश्य है, ये क्षत्रिय है, ये ब्राह्मण है। ठीक है, ब्राह्मण का मतलब ये बनाया गया कि जिसके पास शास्त्र का ज्ञान हो, धर्म का ज्ञान हो, ग्रंथ का ज्ञान हो, वह क्या करे, आपस में समाज में वो ज्ञान को प्रचार करे, वो ब्राह्मण कहलाएगा। ये जरूरी नहीं है कि जो ब्राह्मण घर में पैदा हुआ वही ब्राह्मण कहलाएगा। अगर उसके अंदर शास्त्र का ज्ञान नहीं है, उसके अंदर सेना में चला गया तो वो क्षत्रिय कहला गया, देश की सेवा के लिए क्रांतिकारी किया गया तो क्षत्रिय कहलाएगा। वैसे जो कि अगर वह बिजनेसमैन है, कोई कारोबार करता है तो वैसे कहलाएगा। ठीक है, क्षुद्र है, खेती बाड़ी करेगा अपना तो वह शूद्र कहलाएगा। तो इस तरह का एक समाज नहीं था, एक वर्ण व्यवस्था था। इससे लोग जात पात में बांटकर बिखराव कर दिए। इसलिए हमें किसी को ये नहीं समझना चाहिए कि वो लोहार है। अगर हमें लोहार वाली काम मुझे आता है तो हम लोहार है। अगर पंडित जी के जो वेद मंत्र गुण आता है अगर वो हमको आता है, हम जानते हैं, तो हम ब्राह्मण है। आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? भारत में सर्वोच्च न्यायालय की जो मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति करता है ये राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि वित्तीय राजधानी के रूप में जानी जाती है। इनमें कौन है जो वित्तीय राजधानी के रूप में जाना जाता है? हम लोग तो जानते हैं कि भारत की राजधानी कहाँ है? नई दिल्ली, हम लोग तो जानते हैं, लेकिन इसका वित्तीय राजधानी पूछ रहा था, इसलिए हमारा मुंबई हो जाएगा। मुंबई को वित्तीय राजधानी बनाना था, लेकिन नेहरू सब लोग, जिन्ना लोग, सब बहुत सारे ऐसे लोग जो थे, उन्होंने मुंबई को राजधानी बनने नहीं दिया, उन्होंने दिल्ली को राजधानी बना दिया। समझ आ गया? तो वित्तीय राजधानी पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा? मुंबई हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि धर्म को समुदाय तथा मुख्य आधार मानने वाले को कहते हैं। मतलब धर्म को समुदाय और मुख्य आधार मानने वाले को क्या कहा जाता है? तो उससे मानने वाले को हम कहते हैं संप्रदाय कहते हैं। क्या कहते हैं? संप्रदाय कहते हैं, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है, वह कथन किसका है? मतलब लोकतंत्र जो है जनता का है, जनता के द्वारा ही बना है और जनता के लिए शासन भी है। तो ये कथन जो है ये किसने कहा था? तो ये कथन जो कहा था आपका अरस्तु ने कहा था। किसने कहा था? अरस्तु ने कहा था, यानी कि एक द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि जाति व्यवस्था को निम्नलिखित में से किसने कमजोर किया है? जाति जो व्यवस्था है इसको सबसे पहले किसने ज़्यादा कमजोर किया? तो कमजोर की अगर हम बात करेंगे तो इन्होंने कमजोर किया। आर्थिक विकास नहीं होता है तो कमजोर हो गया। शिक्षा में वृद्धि, शहरीकरण, इस सभी को मिलाकर क्या होता है? जाति व्यवस्था कमजोर हो गया। शहर लोग में जाने लगे, वहाँ पे जाकर अलग अलग जात में बढ़ गए। शिक्षा में वृद्धि, शिक्षा में ज़्यादा इंग्लिश पढ़ लेना, अलग अलग प्रकार की इसमें वो बढ़ गए। आर्थिक विकास नहीं हो पाएगा, इसकी वजह से सभी बंटना शुरू हो गए, तो अलग अलग भाग में बढ़ गए। और जब हम बटेंगे तो कटेंगे, मार खाएंगे। इसलिए सचेत रहिए, ग्रुप में रहिए, समूह में रहिए, कभी न बटिए न कटिए। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 1999 से 2000 ईस्वी तक के अनुसार गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले में अनुसूचित जनजाति ग्रामीण का प्रतिशत था। तो ग्रामीण का कितना प्रतिशत था? तो अगर प्रतिशत की बात करेंगे तो 4.5% यानी कि 45.8% गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले अनुसूचित जनजाति के समूह पाए गए। अगला क्वेश्चन आपके पास ये है कि श्रीलंका में सिहली को किस वर्ष राजभाषा में घोषित किया गया था? मतलब श्रीलंका में सिहली को, सिहली एक भाषा है, तो उसको ना सिहली को किस वर्ष राजभाषा के रूप में घोषित कर दिया गया? तो राजभाषा के रूप में घोषित किया गया था 1956 में। कब किया गया था? 1956 ईस्वी में, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है कि राजनीति में सांप्रदायिकता के निम्नलिखित में से कौन सा स्वरूप है? मतलब राजनीति में सांप्रदायिकता के निम्नलिखित में से कौन सा स्वरूप माना जाता है? तो स्वरूप माना जाता है धार्मिक पूर्वाग्रह, परंपरागत धार्मिक अवधारणाएं माना जाता है, एक धर्म की दूसरे धर्म के श्रेष्ठ मानने की मान्यता। ये सभी राजनीतिक संप्रदाय का स्वरूप माना जाता है। यानी कि देखा जाए तो इसमें से सभी आंसर सही हो जाएगा। ए भी सही है, बी भी सही है और सी भी सही है, यानी कि उपरोक्त में से सभी आंसर सही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है कि श्रीलंका में निम्नलिखित में से कौन सा धर्म है? श्रीलंका में अगर देखा जाए तो इसमें से सबसे ज़्यादा कौन से धर्म के लोग रहते हैं, कौन से धर्म के लोग मानने वाले रहते हैं? तो श्रीलंका की अगर बात करेंगे तो इसमें सबसे ज़्यादा बौद्ध धर्म है। कौन सी धर्म है? बौद्ध धर्म है। बौद्ध धर्म है तो बौद्ध धर्म ऐसा नहीं है कि बौद्ध धर्म कौन है? बौद्ध भगवान बौद्ध कौन थे? सिद्धार्थ थे। कौन थे? सिद्धार्थी न थे। सिद्धार्थ एक राजा का पुत्र था, और जब वह राजा का पुत्र था तो उन्होंने एक ऋषि ने, एक ब्राह्मण ने उसे बताया था कि जब ये आपके घर में एक बच्चा जन्म लेगा और वह बड़ा होगा और एक सन्यासी बनेगा और एक अच्छा मार्ग पे चलेगा। तो वो राजा था, हिंदू था,
लेकिन उन्होंने जैसे जैसे ना इसीलिए उनके पिता चाहते थे कि सिद्धार्थ ना मेरा बेटा वह सन्यास ना बने, इसके लिए वो चाहते थे कि मेरा बेटा ना एकदम भोग विलास में विचलित रहे, स्त्रियों के साथ मगन रहे, उसका ध्यान अपनी ओर खींचना चाहते थे। लेकिन ये जो थे सिद्धार्थ वो अपने को उससे दूर रखना चाहते थे। उनका शादी भी हो जाता है, जंगल में जाते हैं, फिर वह क्या बन जाते हैं, बुद्ध बन जाते हैं। तो भी भगवान को मानने वाली कि वहाँ के भी भगवान बुद्ध को मानते हैं और बुद्ध भगवान भी राम ये सब को मानते हैं। तो वहाँ पे पता चल गया कि भारत में यानी कि श्रीलंका में सबसे ज़्यादा कौन से धर्म को मानते हैं, तो बौद्ध धर्म के। अगला क्वेश्चन है कि भारत में कृषि क्षेत्र में महिलाओं की कुल भागीदारी है, मतलब भारत में जो कृषि होता है उसमें महिलाओं की भागीदारी होती है, महिलाओं की मदद करता है, कितने प्रतिशत होता है, तो वह 40% होता है। कितने प्रतिशत होता है, 40% जो होती है महिलाएं भारत के कृषि पर सहायता करती है। अगला है कि 15वीं लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी कितनी थी, 15वीं जब लोकसभा हुआ था उसमें महिला की संख्या कितने प्रतिशत था, तो था 10.68% था। कितना था, 10.68% था भागीदारी। अगला क्वेश्चन है कि भारत में पंचायती राज की व्यवस्था में महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण दिया गया। भारत में पंचायती राज की जो व्यवस्था है उसमें महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण दिया गया, तो अगर आरक्षण की बात करेंगे तो उसमें दिया गया 33%। क्या गया, 33%। अभी भी महिलाओं को जो है 35% का आरक्षण या 37% आरक्षण कर दिया गया है। ये नीतीश कुमार जी, 33% था, अब कुछ बढ़ाकर और 37% आरक्षण दे दिया गया है कि अब जो भी काम होगा सबसे पहले 37% उसमें से हिस्सा निकालेंगे महिलाओं के लिए, बाकी जो बचेगा भाई उसमें तुम लोग लड़ते रहो। तो यानी कि लड़कियों को बढ़ावा दिया जाता है और बढ़ावा देना ही चाहिए, क्या करें। चलिए, एक तरफ कहता है कि हमें लड़का लड़की में भेदभाव नहीं करना चाहिए, एक तरफ लड़कियों के लिए इतना सम्मान, महिलाओं के लिए इतना सम्मान, और पुरुषों के लिए कोई सम्मान नहीं। बेचारा डर डर कर ठोकर खाते रहो, डर डर के पढ़ते रहो, नौकरी भी करो, उसको सम्मान नहीं। अब महिलाओं को सब कुछ में सम्मान, तो फिर ये मत कहो कि हमारे देश में सबका समान अधिकार है, तो इस तरह का समान अधिकार कहाँ गया। चलो, ये हमारी अपनी अपनी सबका है सोचने का, बात करने का। चलिए, अगला है कि अधिकारों और अवसरों के मामले में महिलाओं को विशेष श्रेय देने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है। मतलब अगर अधिकार अवसर की अगर बात करें तो महिलाओं को जो विशेष अधिकार देता हो, अवसर देता हो, तो उसको देने वाले वो व्यक्ति क्या कहलाता है, उस व्यक्ति को क्या कहते हैं, तो उस व्यक्ति को कहते हैं नारीवाद। क्या बोलते हैं, नारीवाद कहते हैं, क्योंकि नारी को बढ़ावा देता है, नारी को अच्छाई के बारे में प्रमोट करता है, इसलिए उसे हम क्या कहेंगे, नारीवाद कहेंगे। ठीक आया। अगला क्वेश्चन है कि सत्ता की साझेदारी के पक्ष में सही तर्क क्या है। सत्ता की साझेदारी के पक्ष में तर्क बताना है कि तर्क क्या सही है। तो देखिए, देश की एकता को कमजोर बनाती है, तो भाई तो पहले ही गलती कर दिया भाई, ये तो कोई तर्क ही नहीं बैठा, कोई अच्छा तो बताया नहीं। दूसरा कहता है कि विभिन्न समुदाय के बीच टकराव कम करती है। हाँ, ये थोड़ा सा सही बैठता है, क्योंकि सत्ता की साझेदारी होता है तो समुदाय जो होता है उसमें जो टकराव होता है उसको कम करता है, ये तो बात सही है। अगला कहता है कि पाखंडी एवं विविधता को अपने में समेट लेती। नहीं जी, पाखंडी को भाई समेट कैसे लेगा, उसको तो हटाता है। निर्णय लेने में विलंब करती है, भाई ऐसा नहीं है, वह आगे काम करती है। इसका आंसर जो हो जाएगा बी आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संघ सरकार का उदाहरण है। वीवीआई क्वेश्चन है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन तो भाई और भी दूसरे एग्जाम में क्वेश्चन आते रहते हैं, इसलिए क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, सभी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और वीडियो को 1 से 2 बार जरूर देख लीजिएगा। आपको विश्वास करते हैं, आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको जिंदगी में भूल नहीं पाइएगा, क्योंकि 1 से 2 बार उसको आप सिर्फ देखिए, एक बार नज़रों से देखिए, एक बार दिमाग से देखिए, अपने आप उसको याद हो जाएगा। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन है, 30 नंबर क्वेश्चन कहता है कि संघ सरकार का उदाहरण है। संघ सरकार का उदाहरण क्या है, संघ सरकार कहाँ से लिया गया है, किससे लिया गया है, तो ये हम बात करेंगे अमेरिका। ये संघ सरकार जो है अमेरिका का उदाहरण है। ये कुछ कुछ सरकारें जो है हमारे सरकार में, यानी कि हमारा जो कानून बना था, तो ये कानून कुछ कुछ अलग अलग पार्ट में से लिया गया है। जैसे कि भीम अम्बेडकर ब्रिटेन गए, लंदन गए, इंग्लैंड गए, अमेरिका गए, तो यहाँ जब गए तो वहाँ के कुछ कुछ कानूनों के बारे में जाने क्या है कैसे, तो वहाँ के कुछ कानून लाए और ये अपने यहाँ उसको बनाए कि यहाँ पे ऐसे करना चाहिए, और कुछ अपना से भी बनाए। ठीक, तो ये संघ सरकार का उदाहरण है, कहाँ का, अमेरिका का। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि कौन सा आंदोलन, 1 मिनट, ये ब्लोर का आ गया, 1 मिनट, ये क्वेश्चन में ब्लोर आ गया, इसमें कुछ गड़बड़ा गया हुआ है। चलिए, तो क्वेश्चन कहता है कि कौन सा आंदोलन लैंगिक समानता का बल देता है। कौन सा आंदोलन है जो लैंगिक समानता पर बल देता है, तो ये आंदोलन जो होता है नारीवादी आंदोलन। क्या हो जाएगा, नारीवाद जो आंदोलन है ये लैंगिक समानता पर बल देता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है कि भारत में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। महिलाओं में कहाँ, मतलब महिलाओं के आरक्षित तो दिया गया है, लेकिन कौन से क्षेत्र में, क्या ये लोकसभा में, विधानसभा में, मंत्रिमंडल में या पंचायती राज में। तो इसके पहले वाले आप क्वेश्चन पढ़े हैं, महिलाओं को आरक्षित की व्यवस्था दिया गया है, लेकिन कहाँ पे, पंचायती राज व्यवस्था में। कहाँ पे, पंचायती राज व्यवस्था में, यानी कि सीधा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोध नहीं है। इसमें कौन है जो व्यक्ति में लोकतंत्र के रंग भेद में विरोध में नहीं किया गया है। तो अगर इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखो, किंग मोठा तो होगा नहीं, महात्मा गांधी तो इस रंग भेद में मानते ही नहीं थे। ये था जेडी गुडी, क्या था, जेड गुडी, जो कि व्यक्तियों के लोकमान्य में रंग भेद के विरोध नहीं करते थे, बाकी सब तो रंग भाई विरोध करते थे।
कि मार्टिन लूथर थे, महात्मा गांधी थे, ये कहते भाई ये कौन सी तरीका है, कोई काला है तो काला है, उससे रंग रूप से हमें क्या लेना देना है, तो हमें भेदभाव रंग रूप से नहीं करना चाहिए। लेकिन ये जेडी गुदी इसका कोई विरोध नहीं करते थे, हमें करना चाहिए। गांव समाज में गलत हो रहा है तो भाई गलत का विरोध करेंगे, सही है तो उसको प्रोत्साहन करेंगे, बढ़ावा देंगे। क्या आप अपने बच्चे हैं, सबको ऐसे ऐसी कदम उठानी चाहिए। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये रहा कि किस देश को सामाजिक विभेद के कारण विखंडन का सामना करना पड़ा, मतलब कौन सा देश है जिसको सामाजिक विभेद के कारण विखंडन का सामना करना पड़ा। तो ये था, भारत तो था ही नहीं, ब्राजीलियम तो था ही नहीं, श्रीलंका तो था ही नहीं, तो ये था कौन, यूगोस्लाविया को सामाजिक विभेद के कारण विखंडन का सामना करना पड़ा था। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि इंग्लैंड में महिलाओं को वयस्क मताधिकार कब मिला। इंग्लैंड में महिलाओं को वयस्क मताधिकार कब मिला था, क्या 1926 में, 1927, 1928, 1930, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इंग्लैंड में महिलाओं को वयस्क मताधिकार जो मिला था 1928 में मिला था। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, इसको आपको भूलना नहीं है, क्वेश्चन को एकदम पर्दा फाड़ कर देना है, ठीक है। क्या हो जाएगा, वीवीआई क्वेश्चन है कि इंग्लैंड में महिलाओं को वयस्क मताधिकार कब मिला, तो 1928 में मिला। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि निम्नलिखित में भारत के लिए कौन सा कथन सही है। भारत के बारे में जो बातें बताई गई है, इसमें जो ऑप्शन दिया है कौन सा सही है आपको बताना है। भारत धर्म की प्रधानता है, जी बिल्कुल नहीं। यहाँ धार्मिक स्वतंत्रता का अभाव है, जी बिल्कुल नहीं, अभाव नहीं है, पूरी आज़ादी है। यहाँ धार्मिक सौहार्द का प्रभाव, ये भी बिल्कुल बात गलत है। यहाँ जो करा है भारत के बारे में, भारत धर्मनिरपेक्ष सिद्धांत है। क्या है, भारत धर्मनिरपेक्ष सिद्धांत है, क्योंकि भारत में सभी धर्म के लोग रहते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि सामाजिक विभाजन का आधार नहीं है, इनमें कौन है जो सामाजिक विभाजन का आधार नहीं है। तो देखिए जाति जो है सामाजिक विभाजन का आधार है, इसको बांटा गया, भाषा को भी बांटा गया, धर्म को भी बांटा गया, लेकिन मानवता का कोई विभाजन नहीं है। इंसान के अंदर मानवता होता है, क्योंकि वो मानवता दिखता नहीं है, वह कभी अच्छाई प्रकट करता है, कभी बुराई प्रकट करता है, कभी वह सहनता है, कभी रोता है, लेकिन ये मानव की भावना है। तो इसलिए मानवता का आधार नहीं रखा गया है, क्योंकि मानवता को हम क्या कर सकते हैं, बांट नहीं सकते हैं, विभाजन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मानवता जो होता है हमारे मन से उत्पन्न होता है, अच्छाई बुराई, तो हम किसी के साथ ऐसा भावना को बांट नहीं सकते। तो वही है, सामाजिक विभाजन का आधार नहीं है मानवता, याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नस्ल का आधार है। नस्ल क्या है, ये धार्मिक है, आर्थिक है, सामाजिक है या जीव शास्त्रिक है। नस्ल क्या है, तो नस्ल जो है जीव शास्त्र है, जीव के द्वारा ये पता चलता है ये नस्ल है, ठीक है, यानी कि डी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत में सामाजिक विभाजन है। भारत में सामाजिक विभाजन है, ये सामाजिक विभाजन क्या होता है, तो भारत में जो सामाजिक जो विभाजन की जो प्रक्रिया है ना, ये बहुत जटिल है। आप कोई भी चीज़ को, समाज को विभाजन नहीं कर सकते, करने के लिए जो प्रक्रिया है बहुत लंबी प्रोसेस है, जटिल है। ये नहीं है कि भाई ये 5 गांव ले लिए, ये दूसरा देश, ये दूसरा देश, ऐसा नहीं है, उसके लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, ये जटिल प्रक्रिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया, ये रहा क्वेश्चन, कहता है कि मुंबई में उत्तर भारतीय हिंदी भाषी लोग माने जाते हैं, मतलब मुंबई में उत्तर भारतीय, मतलब उत्तर क्षेत्र में, मुंबई के उत्तर क्षेत्र में हिंदी भाषी लोग माने जाते हैं। हिंदी भाषी जो हिंदी बोलने वाले लोग हैं उसको क्या माना जाता है, तो हिंदी जो बोलता है ना भाई, उसे गरीब भैया कहते हैं। देखिए कितना खराब बात है, सरकार को इस सब पर ना कदम उठाना चाहिए। भाई हिंदी बोलेगा तो गरीब भैया हो गया, अंग्रेजी बोलेगा तो धनिक भैया, क्योंकि अंग्रेजी जो शब्द आया है दूसरे देश से आया है, क्या है, दूसरे देशों से आया है, दूसरे देश से। इंग्लिश तो हमारे देश की भाषा है ही नहीं, ये इंग्लैंड का भाषा हो सकता है, दूसरे देश का भाषा हो सकता है, तो हम भाई इंग्लिश क्यों पढ़ें, क्या करें हम, इंग्लिश क्यों पढ़ें। चीन में जाइए, वो सब चाइनीज बोलता है, क्या फ्रेंच बोलता है, तो जो व्यक्ति अपने देश में अपनी भाषा को बोलता है, वो हम अपने भारत देश में हिंदी क्यों ना बोलें, हम क्यों इंग्लिश बोलें। तो ये भाषा जो होती है हमारे देश को थोपा गया, और ये जो भाषा थी गांधी जी को स्वीकार नहीं था। गांधी जी चाहते थे कि हमारे देश की भाषा अपनी भाषा में हो, हिंदी भाषा में हो, और ये अंग्रेज बच्चे अंग्रेज की भाषा सीखेंगे तो अंग्रेज वाली बुद्धि आ जाएगी। अब तो यही सब भाषा सिखाया गया। अब बताइए हिंदी को मराठी लोग क्या गरीब भैया बोलते हैं, कितना बुरा लगता है गरीब भैया बोलना, धनिक भैया बोलो भाई धनिक भैया बोलो। कह रहा कि असम में बिहारियों पर होने वाले अत्याचार का आधार था, बाप रे अत्याचार, बिहारी कहाँ कहाँ ना अत्याचार से झेला। देखिए आप लोग पढ़ रहे हैं, पढ़कर कुछ कीजिए, और हम लोग भी कर रहे हैं। अब हम लोग करेंगे भी तो मेरे बात कोई नहीं मानेगा, क्योंकि भाई हम लोग उस लेवल का भी नहीं है। अगर मेरा भी क्रेज होता, नाम होता, तो हमारा भी बात कोई सुनता। जैसे कि कोई टीचर पढ़ाते हैं, खान सर हो गए, तो उनका क्रेज सुनेगा, क्योंकि फेमस है, सब्सक्राइबर है, लोग सब जानते हैं, तो उनका बात मानेंगे। लेकिन वो टीचर लोग ये सब बात में नहीं आएंगे कि बिहार में असम में बिहारियों पर अत्याचार हो रहा है, तो उन लोग से मतलब नहीं है। बड़े बड़े ऐसे ऐसे टीचर हैं जिनको सिर्फ पढ़ाई से मतलब है, पढ़ाना है, पैसा लेना है, लेकिन बिहारियों के लिए कुछ आवाज़ भी उठाइए। लेकिन खान सर बहुत अच्छे काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अत्याचार हुआ, असम में बिहारियों पर होने वाले अत्याचार का आधार क्या था, अत्याचार क्यों हुआ उसके साथ, तो उसके साथ अत्याचार इसलिए हुआ क्योंकि वह क्षेत्रवाद के कारण, क्योंकि दूसरे क्षेत्र के निवासी थे। जातिवाद से विवाद नहीं हुआ, संप्रदाय से विवाद नहीं हुआ, धर्म से विवाद नहीं हुआ, ये विवाद इसलिए हुआ कि आप दूसरे क्षेत्र का निवासी यहाँ पे नहीं रह सकते,
और विवाद हुआ, खून मार काट हुआ। विवाद होता है, जो झुकता है वो दब जाता है। अगला है कि दलित और महादलित का एक नया पहचान बना है, मतलब जो दलित है महादलित है, एक इसमें नया पहचान बन गया। तो ये नया पहचान बना है बिहार में, और बिहार में सबसे ज़्यादा जातिवाद होता है। बिहार में जातिवाद सबसे ज़्यादा होता है। अब सबसे ज़्यादा जातिवाद तो हम तो किसी पॉलिटिकल से नहीं है, किसी कुछ समूह से नहीं है, तो हमें कहने में क्या जाता है, लेकिन कोई कहेगा कि भाई टीचर काम पढ़ाना होता है, ये सब क्यों बोलता है। तो सबसे ज़्यादा जातिवाद जो होता है ना, आप गौर कीजिएगा, बिहार में जब चुनाव होता है, तो बिहार में चुनाव होता है ना, तो जाति क्या होता है कि अगर कोई यादव जी, क्या है कि अगर कोई यादव जी अगर समाज में वोट में मुखिया में कोई चीज़ में खड़ा हो गया, तो यादव समाज ये नहीं दिखेगा कि जो व्यक्ति खड़ा हुआ है ये काम करने वाला है कि नहीं, अच्छा है कि नहीं, काम करेगा कि नहीं, बस उसको इस चीज़ से मतलब है कि वो मेरे जात का है, मेरे बिरादरी का है, यादव है, मुझको वोट देंगे। और कोई अगर भूमियार है, क्या है, भूमियार है, तो कोई ये नहीं देखेगा कि जो व्यक्ति खड़ा हुआ है उसके समाज में चाहे अदर समाज में कि ये व्यक्ति काम अच्छा करेगा या अच्छा करने वाला है, बस उसे इतना मतलब है कि वो भूमियार है और मेरे कास्ट का है, मेरे बिरादरी का, हम उसे वोट देंगे। और सबसे ज़्यादा तो होता है जात पात इसके यहाँ, इनके यहाँ होता है, इस वाले में होता है, आप बोल भी नहीं सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है दलित और महादलित में एक नया पहचान बना, तो वो बनता है बिहार में बना, एक नया पहचान उभरा, ये जात पात। अगला है कि बांग्लादेश का उदय कब हुआ था। ये बांग्लादेश जो था कब ये बनकर तैयार हुआ, कब बना, ये राज्य कैसे बन गया। तो ये बांग्लादेश का जो उदय होता है ये होता है 1971 में होता है। कब होता है, 1971 में होता है। जब जमोरिन जो था ना, जब जमोरिन राजा जब आया था, तो वहाँ पे कलकत्ता का जो घाट है ना, नदी किनारे, उस नदी पर आया था वास्को डी गामा, जहाँ पे उसको जमोरिन राजा से भेंट होता है और उसका एक साथी जो होता है उसे सहयोग करता है, और धीरे धीरे व्यापार करते करते वहाँ से वह राज्य साम्राज्य बना लेता है। तो वह बांग्लादेश का उदय होता है। तो हम तो कलकत्ता का बना दिए, और ये बांग्लादेश का बात बता रहा है। ये बांग्लादेश भारत से जो अलग हो गया था ये 1971 में हो गया था। कब हुआ था, 1971 में। आज़ादी के बाद भी सब हमारा देश जो आज़ाद हुआ उस समय तो था ही, लेकिन धीरे धीरे फैलते हुए बांग्लादेश अलग राज्य अलग देश बन गया। अगला क्वेश्चन है कि लोकतंत्र एक शासन व्यवस्था है। लोकतंत्र एक शासन व्यवस्था है, किसका, लोगों का, लोगों के द्वारा लोगों के लिए, या उपयुक्त में सही। तो लोकतंत्र जो है ना एक शासन व्यवस्था है, लोगों के लिए भी है, लोगों द्वारा बनता है, लोगों के लिए बनता है, यानी कि इसमें से सभी आंसर सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है कि भारत में किस तरह के लोकतंत्र हैं। भारत में जो लोकतंत्र है कैसा लोकतंत्र है। तो देखिए भारत में लोकतंत्र प्रत्यक्ष भी है और प्रत्यक्ष भी है, देखा जाए तो दोनों सही हो जाएगा, यानी कि सीधा राइट आंसर। भारत में लोकतंत्र है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन ईसाई बहुल देश है। मतलब कौन सा ऐसा देश है जिसमें ईसाई धर्म सबसे ज़्यादा है। कहाँ पे ईसाई धर्म सबसे ज़्यादा है। तो देख लीजिए, उत्तर आयरलैंड चल जाइए और नीदरलैंड चल जाइए। इस देश में आपको क्या मिलेगा, ईसाई देश मिलेगा। ईसाई बहुल देश है, मतलब इस देश में सबसे ज़्यादा % ईसाई रहता है। क्या रहता है, ईसाई, यानी कि उत्तर आयरलैंड, नीदरलैंड। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए और बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर, ए और बी दोनों आंसर सही हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आपके वीवीआई क्वेश्चन है, इसको तो आपको याद ही होना चाहिए वीवीआई क्वेश्चन को हमेशा। क्या कहता है कि झारखंड राज्य का गठन हुआ था। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था। तो झारखंड राज्य का जो गठन हुआ था ये 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड राज्य का गठन हुआ था। ये बिहार का ही हिस्सा हुआ करता था। क्या था, बिहार का ही हिस्सा था। लेकिन ये जब बंटवारा हुआ भाई, वहाँ उधर के लोग जो थे उनको रहने में दिक्कत होती, भाषा अलग था, आदिवासी समूह थे, तो कह के नहीं भाई हमें थोड़ा आपके साथ मिलजुल में काम करने में थोड़ा सा परेशानी हो रही है, इसलिए हमको समूह एक साथ दे दीजिए और आप हमें एक क्षेत्र में बांट दीजिए। तो वही 15 नवंबर 2000 ईस्वी को वह कह के ठीक है जाओ, तो फिर वहाँ क्षेत्र बन गया और उधर बना दिया गया झारखंड को, न कि वो भी एक हिस्सा था, यानी कि हमारा एक छोटा भाई भी समझ लीजिए। अगला है कि भारतीय राजनीति में स्वर्गों पर वर्चस्व कब तक रहा। तो ये रहा 1967 तक। कितने तक रहा, 1967 तक रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है कि प्रोटेस्टेंट संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है। प्रोटेस्टेंट संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है। तो धर्म की अगर हम बात करेंगे तो जो मेरा जो धर्म है वह ईसाई धर्म है, यानी मेरा धर्म नहीं, यहाँ पे प्रोटेस्टेंट संप्रदाय बताया जा रहा है। तो कौन सा धर्म हो जाएगा, ईसाई धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट और आखिरी और लास्ट क्वेश्चन आपके सामने ये आ गया। लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि प्राचीन काल में निम्नलिखित में से किसको शिक्षा पाने का भी अधिकार नहीं था। इसमें से कौन से समाज है जिसमें शिक्षा पाने का अधिकार नहीं था। क्या ब्राह्मण को, क्षत्रिय को, राज परिवार को या शूद्र को। अब इसमें से आपका आंसर बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर आपको बताना है कमेंट में। देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर जो है कमेंट में बताते हैं। जो बच्चे कमेंट में इसका आंसर बताएंगे उसको हमारे तरफ से
10 रुपये का पुरस्कार फ़ोनपे पे। ठीक है, तो चलिए कमेंट में जल्दी इसका आंसर बताइए और कमेंट करके बताइए कि हमारी वीडियो कैसी लगी। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों फ्रेंडों के साथ भी शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ लेकर, तब तक के लिए देखते रहिए। बाय बाय, लव यू।